हेलो गाइस। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है अपने सिलेबस के अंदर। ठीक है, बिकॉज बहुत लेंदी चैप्टर है और बहुत सारी चीजें अंदर पढ़ने लायक है। तो आप देखोगे ना तो भर भर के इसके अंदर टॉपिक डाले हुए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल सकते हो हर एक टॉपिक ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट ही लगेगा। ठीक है, चैप्टर बहुत लेंदी है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है बिकॉज मैं आपको एग्जाम्पल जो दूंगा वो सारे के सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स जो करंटली इंडिया के अंदर हो रहे हैं सब सिचुएशन, मैं आपको वो वाले सब एग्जांपल्स को कनेक्ट करके ये चैप्टर बताऊंगा। तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आपको एक इंटरेस्टिंग लगेगा और मेरे हिसाब से तो ये वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। सारे करंट सिनारियोज को आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग एक देखेंगे कि इंट्रोडक्शन की बेसिक चीजें क्या लिखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जैन 1950। ये कब आया था? 26 जनवरी 1950 को ये इंडिया में आया था, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। बराबर। ओके, इसके अंदर करंटली आप देखोगे तो टोटल 448 आर्टिकल्स है। देन टोटल 25 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है और टोटल 12 शेड्यूल बनाए गए हैं। मतलब ये आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ोगे ना तो ऐसा बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में कि वर्ल्ड का सबसे लेंदी, सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे टफ अगर कोई कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, अब इसको प्राउड बोल दो या नेगेटिव चीज बोल दो पता नहीं, बट ये है। ठीक है, और इसके अंदर करंटली 448 आर्टिकल्स हैं, लेकिन ये आर्टिकल्स कभी भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, अमेंडमेंट लाके इसको नए नए आर्टिकल्स में इसमें ऐड किए जा सकते हैं। सो डोंट थिंक दैट कि ये 448 ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, एडिशनल भी आ सकते हैं। टोटल इसको 25 पार्ट में डिवाइड किया गया है और 12 शेड्यूल बनाए गए हैं टोटल। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, हर एक शेड्यूल के अंदर कुछ कुछ टॉपिक्स है, वैसे 12 शेड्यूल में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड है। बराबर। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की मैं बात करता हूं ना तो सोचो आप 448 आर्टिकल्स कितना लेंदी होएगा। बराबर। और एक चीज यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि हम लोग जब कोई एक्ट पढ़ते हैं ना, जैसे कंपनीज एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो वो सब चीजों में कैसा होता है हम लोग सेक्शन पढ़ते हैं। बट ये है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, यहाँ पे सेक्शन नहीं आते, यहाँ पे आते हैं आर्टिकल्स नंबर। सो आर्टिकल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वैसे हम लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, नेवर राइट वर्ड क्या सेक्शन, सेक्शन कभी नहीं आएगा यहाँ पे। आप गलती से भी कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ोगे, कभी आपको कोई पूछेगा तो डोंट से दैट एज पर सेक्शन 12, नहीं, यहाँ पे सेक्शन नहीं आते, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आर्टिकल्स आते हैं। सो आर्टिकल 12, आर्टिकल 14, आर्टिकल 18 जैसे आर्टिकल्स आते हैं यहाँ पे। बराबर। चलो अभी आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट इज प्रीएम्बल? प्रीएम्बल मतलब एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या चीजें बनाई गई है, किस चीज को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, सो द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स आउट द एम एंड द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये किसके लिए बनाया गया है? ये पब्लिक के लिए बनाया है, जनरल पब्लिक जो है इंडिया की, इंडिया के जो सिटीजन्स है, ठीक है, उनके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया है। बराबर। इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सोविजन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अच्छा, पहले ये 4 वर्ड पढ़ लेते हैं। सोवर्जिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि इंडिया में कोई भी कंट्री, बराबर, सॉरी, इंडिया के अंदर कोई भी रिलीजन आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। इट मीन्स आई हैव फ्रीडम टू सिलेक्ट माई ओन रिलीजन। इफ सपोज आई एम हिंदू तो नो वन कैन फोर्स मी टू टर्न इनटू मुस्लिम। इफ आई एम मुस्लिम नो वन कैन फोर्स मी टू टर्न इनटू हिंदू। और आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं या स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं, कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा कि भाई आप ये रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ, टर्न हो जाओ। नो वन कैन फोर्स यू फॉर दैट। बराबर। मतलब सबको अपना राइट है अपने हिसाब से रिलीजन को सिलेक्ट करने का। बराबर। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है
जनरल पब्लिक मिलके कौन उसका लीडर होएगा, कौन इंडिया को रूल करेगा, कौन पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, वो हम लोग वोटिंग सिस्टम से सिलेक्ट करते हैं, बराबर। एंड सिक्योर टू ऑल द सिटीजन्स जस्टिस, मतलब हर सिटीजन के लिए एक चीज गारंटी है, जस्टिस। किसी के साथ इंडिया में इनजस्टिस नहीं होगा, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लिबर्टी, सबको एक फ्रीडम है, लिबर्टी है, ठीक है। देन इक्वालिटी, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। ये सारी चीजें इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर लिखी गई है, बराबर। इट इज डिक्लेयर्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन गिवन बाय द पीपल टू देमसेल्व्स, thereby affirming the republican character of the polity and the sovereignty of the people। बेसिकली ये चीज बोली जाती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये जनरल पब्लिक के लिए बनाया गया है, उनके बेनिफिट के लिए बनाया गया है, उनको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके कहीं राइट्स अफेक्ट ना हो जाए, उनको कोई ट्रबल क्रिएट ना हो, बराबर। इस चीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया गया है, क्लियर, ठीक है। तो ये एक बेसिक हम लोग ने प्रीएम्बल पढ़ा, और प्रीएम्बल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें, बिकॉज सारी चीजें लिखी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसा है, ये इक्वालिटी देने वाला है, ये सोवरेन भी है, ठीक है, ये आपको सेक्युलर वाला राइट भी देता है, ये आपको लिबर्टी भी देता है, ये आपके साथ इनजस्टिस नहीं होने देता है। तो ऑलमोस्ट सब चीजें मतलब मैंने बता दी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कितना बेस्ट मैनर से लिखा गया होगा कि कोई भी पर्सन को, चाहे वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो या इंडियन लैंड पे खड़ा हो, भले फिर वो फॉरेनर ही क्यों ना हो, लेकिन सबके बेनिफिट के लिए बात की जाएगी यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर की जब मैं बात करता हूं तो स्ट्रक्चर में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली फेडरल बट विथ सर्टेन यूनिटरी फीचर्स, बराबर। देखो यहाँ पे मैंने दो वर्ड को हाईलाइट किया है, एक होता है फेडरल और एक होता है यूनिटरी। दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है, फेडरल का मतलब क्या होता है और यूनिटरी का मतलब क्या होता है, चलो हम लोग दोनों वर्ड का मतलब देखते हैं। एक होता है फेडरल, फेडरल का मतलब होता है ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम, एंड दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। आप इंडिया में देखते हो कि जितने स्टेट है वो सबकी स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो गया, गोवा है तो गोवा गवर्नमेंट हो गया, राजस्थान है तो राजस्थान गवर्नमेंट हो गया, बराबर। मतलब हर स्टेट का एक अपना अपना गवर्नमेंट है। ये सब स्टेट का गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट तरीके से वो पर्टिकुलर स्टेट को चलाता है, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट पूरे महाराष्ट्र को चलाएगा, राजस्थान गवर्नमेंट पूरे राजस्थान को चलाएगा, बराबर। लेकिन ये सबके ऊपर भी है कौन, कौन है वो सबके ऊपर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब इन शॉर्ट कभी कोई प्रॉब्लम हुआ, स्टेट गवर्नमेंट से कोई चीजें हैंडल नहीं हुई, स्टेट गवर्नमेंट कहीं पे स्टकअप हो गया, उनको कोई प्रॉब्लम है और उनको हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट हो गए स्टेट के अंदर, तो उनको सबसे ज्यादा मतलब सबसे पहले हेल्प करने कौन आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो ये हो गया मेरा स्टेट गवर्नमेंट और ये हो गया मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, इंडिपेंडेंटली अपना काम करेगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो ऐसा कैसा कर रहा है, ये ऐसा नहीं चलता है, वो अपने हिसाब से उनको चलाने देगा। बट मेक श्योर दैट कि सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, मतलब स्टेट को एक चीज ध्यान रखनी है, याद रखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपके ऊपर है और वो आपकी हर एक एक्टिविटी के ऊपर वॉच रख रहा है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट का ये रूल बन गया कि वो जो भी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से होना चाहिए। आपको जो चीज करने नहीं बोली है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वो आप नहीं करोगे, और अगर किया देन सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंट्रोल यू, या तो फिर कोई आपके अगेंस्ट पिटीशन फाइल कर देगा तो कोर्ट भी आपकी एक्टिविटी को स्टॉप करा सकता है। तो वो सब चीजें क्रिएट हो सकती है। सो इट्स बेटर कि स्टेट गवर्नमेंट अपने लिमिट में रह के काम करे, अपने पावर्स को, जितने पावर्स उनको ग्रांट किए हैं, अलॉट किए हैं, वो पावर्स को जेन्युइन तरीके से एक्सरसाइज करे, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, बराबर। तो फेडरल सिस्टम का मतलब क्या बोला मैंने, ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम। कौन सी गवर्नमेंट, एक बन गई मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट और एक बन गई मेरी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो फिर यूनिटरी का मतलब क्या होता है, तो यूनिटरी का मतलब होता है, यूनिटरी मीन्स सिंगल गवर्नमेंट सिस्टम एंड दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो स्टेट गवर्नमेंट है
मैं ना नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ना कॉम्बिनेशन रखा है, फेडरल भी बोलो इसको और इसको यूनिटरी भी बोल सकता हूं मैं, मतलब दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है ये। यूनिटरी का मतलब क्या, सिंगल गवर्नमेंट सिस्टम, दैट इज विच गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो स्टेट किधर गया, स्टेट किधर भी नहीं गया है, स्टेट उधर का उधर ही है। तो ओनली थिंग इज कि सुप्रीम अथॉरिटी अगर कोई है तो वो कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ये होएगा मतलब ये होएगा, कोई इसके ऊपर फिर आवाज नहीं करेगा, बराबर। जैसे कोरोना सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सब स्टेट को स्टार्टिंग के 2 महीने, ठीक है, कंपल्सरी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा देना है, तो लगाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला मतलब अब आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, ऐसा कैसा, हमारी स्टेट की इकोनॉमी सिचुएशन खराब हो जाएगी, तेरी अकेले की खराब नहीं होगी भाई, सबकी खराब हो रही है, सिचुएशन ऐसा है, इसके लिए ये डिसीजन देना पड़ता है, बराबर। तो जो भी बोलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट वो आपको मानना पड़ेगा। हाँ, लेकिन फिर जैसे सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाती है, प्रॉब्लम्स थोड़े सॉल्व हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो फिर कैसा बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा भी बोल दिया था कुछ महीने बाद कोरोना की सिचुएशन में कि हम लोग स्टेट के ऊपर छोड़ते हैं उनको, जो ये पर्टिकुलर चीज के अंदर डिसीजन लेना है तो वो ले सकता है। जैसे उनको मॉल खुलवाना है तो खुलवा दो, जिम स्टार्ट करवाना है तो करवा दो, कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करवाना है तो करवा दो, वो उनके ऊपर है। तो मतलब अल्टीमेटली कुछ चीजें स्टेट के ऊपर भी छोड़ दी गई है, लेकिन जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया रेलवे चालू नहीं होएगा तो खत्म हो गया। फिर भले मुंबई में जो लोकल ट्रेन है वो लाइफ लाइन मानी जाती है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलता है ऐसा कैसा चलेगा, हमारे यहाँ पे ट्रेन नहीं चलेगी तो अभी भी कितना प्रॉब्लम्स क्रिएट होएगा। बोल दिया ना एक बार स्टेट सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि ये नहीं होएगा मतलब नहीं होएगा, फिर उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, बराबर। अभी देखो ये स्टेटमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिकली फेडरल विथ सर्टेन यूनिटरी फीचर्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो फेडरल भी है और वो यूनिटरी भी है, ये दोनों ही है, ठीक है। और दोनों का मीनिंग आपके सामने है, फेडरल का मतलब होता है ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम, यूनिटरी का मतलब होता है सिंगल गवर्नमेंट सिस्टम। क्लियर, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अभी हम लोग एक केस है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केस माना जाता है, दैट इज केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, यू कैन से कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर कोई बेंचमार्किंग जजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट नंबर का अगर कोई इंपॉर्टेंट केस अगर है तो वो है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, बराबर। तो केस में ऐसा क्या था वो हम लोग अभी देखते हैं। सो केशवानंदा भारती एक रिलीजियस गुरु है, ठीक है, स्वामी थे। सो उन्होंने क्या किया, स्वामी फाइल अ केस अगेंस्ट 2 लैंड रिफॉर्म्स एक्ट विच इम्पोजेस द रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैनेजमेंट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है। Swami filed a petition under Article 26 concerning the right to manage religious affairs without government interference। देखो इसमें कैसी चीजें थी, आप दोनों पार्टीज का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ोगे, मतलब केशवानंदा भारती के साइड का अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत करेक्ट है, और अगर आप स्टेट ऑफ केरला का पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो आपको लगेगा हाँ ये भी तो करेक्ट है, बराबर। मतलब दोनों सिचुएशन में जो आर्ग्यूमेंट की गई थी ना बहुत बेस्ट आर्ग्यूमेंट थी और दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम करेक्ट है, ठीक है। इसके लिए बाद में जब डिसीजन लेना पड़ा तो ऑलमोस्ट 13 बेंच बिठाए गए थे, 13 जजेस बैठे थे और उन्होंने फाइनली डिसीजन दिया था, बराबर। तो केस में ऐसा क्या हुआ था वो हम लोग देखते हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि जो स्टेट ऑफ केरला है, केरला गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम पे, ये बहुत पुराना केस है, तो वो टाइम पे उन्होंने क्या किया था, 2 लैंड रिफॉर्म एक्ट पास किए थे। और वो 2 लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर ऐसा लिखा था कि अगर कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे ट्रस्ट होते हैं, ठीक है, वो लोग अगर कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं और वो प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट एक्वायर करना चाहे, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी वो लोग एक्वायर कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ जनरल पब्लिक। अभी कैसे, जैसे देखो आपने देखा रहेगा कि काफी सारी जगहों पे है ना गवर्नमेंट क्या करता है, रोड वाइडनिंग का काम करता है, रोड को है ना ब्रॉड बनाते हैं, तो जो ब्रॉड बनाने के टाइम पे जो भी शॉप या घर आते हैं वो उड़ा दिए जाते हैं और उसके बाद वहां पे क्या किया जाता है, मतलब उनको एक कंपनसेशन दे दिया जाता है, ये लो कंपनसेशन और तुम्हारा काम खत्म, बराबर। ऐसा 2 लैंड रिफॉर्म एक्ट पास कर दिया था स्टेट ऑफ केरला ने। प्रॉब्लम किसको हो गया, प्रॉब्लम केशवानंदा भारती के ऑर्गेनाइजेशन को हो गया।
उन्होंने है ना कोर्ट में केस फाइल कर दिया अगेंस्ट स्टेट ऑफ केरला, क्या बोल के कि आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट देता है कि आप अपने रिलीजियस एक्टिविटी के नाम पे कुछ भी कर सकते हो, लैंड परचेस कर सकते हो, प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हो, और उसको स्ट्रिक्टली रिलीजियस वे से आपको यूज करना है। हम लोग वही कर रहे हैं, लेकिन आज गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट ऐसा एक्ट कर रहा है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप पब्लिक बेनिफिट के नाम पे हमारी प्रॉपर्टी ले लोगे तो हमारा जो राइट टू रिलीजन है, जो हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है एज अ फंडामेंटल राइट, तो वो राइट देने का मतलब ही क्या है। मतलब एक साइड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बोलता है कि आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वन ऑफ द फंडामेंटल राइट, और एक साइड गवर्नमेंट हमारा फंडामेंटल राइट हमसे ही ले रहा है, तो वो रॉन्ग है। तो हमारा फंडामेंटल राइट आप हार्म क्यों कर रहे हो, जबकि ये राइट हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है, तो ये राइट हार्म करने का कोई सवाल ही नहीं आता है। तो जो स्टेट ऑफ केरला कर रहा है ना, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। ठीक है, ये चीज उन्होंने आर्ग्यूमेंट में बोली। स्टेट ऑफ केरला क्या बोलता है, स्टेट ऑफ केरला ये बोलता है कि जहां पे पब्लिक बेनिफिट का क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट के हाथ में पावर है, वो लोग सारी चीजें करेंगे तो वो राइट है। हम लोग जो लैंड एक्वायर करेंगे ना, वो हम लोग गवर्नमेंट अपने बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा है। हो सकता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो टेम्पल है या जो भी है, वो ऐसी जगह पे है कि वहां पे रोड की जो साइज है वो बहुत नैरो है, तो उसको ब्रॉड बनाने के लिए अगर आपको टेम्पल हम लोग को थोड़ा तोड़ना भी पड़ा, तो टेम्पल आप दूसरी जगह भी तो बना सकते हो ना। भगवान यहाँ पे रहे या वहां पे रहे, क्या फर्क पड़ता है। और भगवान के नाम पे पब्लिक बेनिफिट, हम लोग पब्लिक बेनिफिट के लिए काम नहीं करेंगे तो वो भी तो गलत है। इतने सारे लोगों को जो वो एरिया में रहते हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, तो वो तो मतलब ही नहीं है। तो फिर हमारा करना राइट ही है। हम लोग जो करेंगे वो डिमोलिश कर देंगे और आपको दूसरी प्रॉपर्टी भी दे देंगे इक्विवेलेंट वैल्यू की, कि आप दूसरी जगह पर टेम्पल बना दो, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें। केशवानंदा भारती की आर्ग्यूमेंट कोर्ट ने सुन ली, स्टेट ऑफ केरला की आर्ग्यूमेंट भी कोर्ट ने सुन ली। अब कोर्ट के पास ये था कि उनको एक ऐसा डिसीजन देना है कि जो एक बेंचमार्किंग जजमेंट बनने वाला है, क्योंकि ये केस का रेफरेंस आगे आने वाले बहुत सारे केस में दिया जाएगा। तो सबकी नजर है ना ये केस के ऊपर बहुत थी कि क्या डिसीजन आएगा, क्या डिसीजन आएगा। ठीक है, सो फाइनली इसका कंक्लूजन आया। कंक्लूजन हम लोग देखते हैं। सो कोर्ट बाय मेजॉरिटी 7-6, मतलब 7 केशवानंदा के भारती में वोट हुए और 6 जज ने स्टेट ऑफ केरला के फेवर में वोट किया। तो 7-6 की वोटिंग हुई, तो जीता कौन, केशवानंदा भारती, बराबर, क्योंकि टोटल 13 बेंच बिठाए थे, मैंने आपको बोला था वो, बराबर। 7-6 held that the parliament can amend any and every provision of the constitution subject to the condition that such amendment does not violate a basic structure of the constitution। सिंपल कोर्ट ने क्या बोल दिया कि जब स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू, और वो पार्लियामेंट जब पावर्स को चेंज करता है, मॉडिफाई करता है, तो उनको सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में ये देनी है कि अमेंडमेंट के नाम पे आप कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसको हिला नहीं सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, ये सब बहुत बेसिक चीज है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको चेंज कर दिया तो बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। फिर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा कि राइट्स आपको दिए हैं लेकिन वो फॉर नेम से दिए हैं, और राइट का आपको कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। मतलब बोलते हैं ना कि आपको घर वालों ने बेनिफिट दिया है, भैया राइट दिया है, बट वो राइट बोलने के लिए है, आप वो राइट का कभी एक्चुअल में फायदा उठा ही नहीं पा रहे हो, तो मतलब क्या है वो राइट का फिर, बराबर। क्योंकि जब आपको कोई राइट्स दिया जाता है या आपको कोई प्रिविलेज दिया जाता है, तो आपको एक अथॉरिटी भी होनी चाहिए कि भाई आप इसको फुल्ली एक्सरसाइज करके इससे बेनिफिट उठा सकते हो, बराबर। तो ये फिर जजमेंट पास हुआ था केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में, जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जजमेंट माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो स्ट्रक्चर में लिखा गया है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे होएगा, कितनी गवर्नमेंट होगी, ठीक है, उनका फंक्शनिंग कैसे होता है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन होगा, तो वो सब चीजें स्ट्रक्चर में बेसिकली लिखा गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। सो द पॉलिटिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन possesses all the essentials of the federal policy as follows। ठीक है,
अब पॉलिसीज हम लोग देखते हैं। सो इन इंडिया देर आर गवर्नमेंट्स एट अ डिफरेंट लेवल लाइक अ यूनियन एंड स्टेट। अभी देखो ये चीज ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे वर्डिंग्स थोड़ी अलग बनाई गई है कि इंडिया में है ना ड्यूल टाइप की गवर्नमेंट चलेगी। कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अभी यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन यूनियन लिखा है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा जाता है ना कि गवर्नमेंट एक यूनियन गवर्नमेंट होती है, तो मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। तुम लोग ने कभी कोई केस पढ़ा होगा ना, तो उसमें ऐसा लिखा रहेगा यूनियन ऑफ इंडिया। सो बेसिकली यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। और दूसरा हो गया मेरा स्टेट गवर्नमेंट। तो दो लेयर्स है गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। देन powers to make laws have been suitably distributed among them by way of various lists as per seventh schedule। अभी कैसा है कि दो गवर्नमेंट सिस्टम है और दोनों गवर्नमेंट को आपको कुछ ना कुछ पावर्स देने पड़ते हैं ताकि वो लोग अपनी जो ज्यूरिसडिक्शन में एक फंक्शनिंग कर सके। अब स्टेट गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन बोलूंगा मैं तो वो उनका खाली स्टेट हो गया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर मैं ज्यूरिसडिक्शन बोलूंगा तो वो एंटायर इंडिया हो गया, बराबर। तो स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया है कि तुम लोग इतनी चीजों के ऊपर लॉ बना सकते हो और तुम लोग जो लॉ बनाओगे उसकी एप्लीकेबिलिटी खाली तुम्हारा स्टेट होगा। मतलब अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉ बनाने बैठेगा कल, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाएगा उसकी एप्लीकेबिलिटी खाली महाराष्ट्र में होगी। ये सेम लॉ गुजरात में अप्लाई नहीं हो जाएगा। हाँ, गुजरात गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो मॉडल क्रिएट किया है, जो लॉ बनाए हैं वो बहुत अच्छे हैं, उसको अडॉप्ट आप कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर आपको अपनी गवर्नमेंट की सिनेरियोस के हिसाब से, आपके अपने स्टेट के सिनेरियोस के हिसाब से जो मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से आप उसको चेंज करके अपने स्टेट में इंप्लीमेंट कर दो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगा तो एप्लीकेबिलिटी इज ओनली दैट पर्टिकुलर स्टेट, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है तो उसकी एप्लीकेबिलिटी एंटायर कंट्री होती है, बराबर। तो वो पावर सब डिसाइड कहां किया गया है, सेवेंथ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किया गया है। देन बोथ यूनियन एंड स्टेट हैव टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन व्हेन दे मेक लॉज। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट जब लॉ बनाने बैठेगा तो लॉ बना सकता है, वो उनको पावर है, जो उनके जुरिस्डिक्शन में उनको जो बोला गया है कि आप इतने चीजों के ऊपर आप लॉ बना सकते हो, बिंदास बनाओ, कोई ना नहीं बोल रहा है। लेकिन जो आप लॉ बनाओगे, मेक श्योर दैट आप लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस को फॉलो करके उसमें जो रूल्स बताए हैं उस तरीके से ही आप लॉ बना रहे हो, और कोई दूसरा तरीका आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं बात करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेम चीज सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अप्लाई हो जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी लॉ चाहे तो वो बिंदास बना सकता है, उनको कोई ना नहीं बोल सकता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जब लॉ बनाना है तो वो लोग वो लॉ अगेन कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के हिसाब से, प्रोविजंस के हिसाब से, जो स्टेप्स बताए गए हैं, प्रोसीजर बताई गई है, उसके हिसाब से ही उनको बना रहे हैं, ठीक है। देन the judiciary is independent with regard to the judicial matter and judiciary can test the validity of independently। मतलब देखो, जुडिशियरी सिस्टम को इंडिपेंडेंट रखा गया है। जुडिशियल सिस्टम को इंडिपेंडेंट रखना मतलब क्या, कि इंडिया में जितनी भी कोर्ट सिस्टम चलेगी, चाहे वो छोटे से छोटा कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सारे के सारे कोर्ट इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेंगे, कोई किसी को कंट्रोल नहीं करेगा, बराबर। और कोई किसी को कंट्रोल नहीं करेगा, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आज समझो एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूं तुम लोग को कि ये क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। जैसे समझो बीजेपी इज अ रूलिंग पार्टी, और समझो बीजेपी अगर सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सेशन कोर्ट को, सबको कंट्रोल कर रहा है। अगर सबको कंट्रोल करना चालू कर दिया ना उसने, तो वो क्या करेगा, अपने टाइम के अंदर 5 साल के स्पैन में, जब तक बीजेपी रूलिंग पार्टी है, तो वो लोग क्या कर देंगे, अपने अगेंस्ट जितने भी केसेस है वो जज को क्या बोलेगा कि चल तू हमारे ही कंट्रोल में, बिकॉज कोर्ट को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कंट्रोल करेगा, तो हम लोग जो बोलेंगे वैसा डिसीजन पास करने का। तो हर केस में बीजेपी नॉट गिल्टी क्लियर हो जाएगा, मतलब नॉट गिल्टी ही डिक्लेयर होगा, और नॉट गिल्टी डिक्लेयर हो गया तो केस खत्म। कल फिर सपोज कांग्रेस जीत के आ गया तो सेम चीज कांग्रेस भी करेगा। मतलब लॉ को तो कोई फॉलो नहीं करने वाला है। फिर जज बोलते ना, एक टाइप के एक रिमोट कंट्रोल के जैसे काम करेंगे वो लोग, कि जज को बोल दे वो करने का, फिर जज अपना दिमाग नहीं लगाएगा। तो इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर ये ढंग से फॉलो नहीं होएगा।
फिर अगर मैं एज ए सिटीजन, मैं एज ए जनरल पब्लिक बाहर से देखता हूं ना, तो मेरे को लगता है क्लियर चीज है यार ये, इसमें गवर्नमेंट गिल्टी होता ही है, कैसे गवर्नमेंट गिल्टी नहीं है। बस लेकिन क्या किया, जुडिशियल सिस्टम उनके हाथ में है, तो लोग ने अपने फेवर में डिसीजन ले लिए, मैटर सॉल्व कर दिया। ये कोई तरीका राइट तरीका नहीं है। इसके लिए देखो क्या लिखा है, द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट विथ रिगार्ड टू द जुडिशियल मैटर्स एंड जुडिशरी कैन टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ इंडिपेंडेंटली। पूरा का पूरा कोर्ट सिस्टम इंडिपेंडेंट रहेगा, कोई गवर्नमेंट पॉलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं होगा। पॉलिटिकल पार्टी जो भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, जो भी आए जो भी जाए, जुडिशियल सिस्टम अपने हिसाब से काम करेगा इंडिपेंडेंटली। इसके लिए तो आपने कभी न्यूज में सुना रहेगा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को सुना दिया कि कैसा काम करते हो तुम लोग, कोई स्टेट गवर्नमेंट को सुना दिया कि तुम लोग ढंग से ऑपरेशन नहीं करते हो। जैसे बीच में गंगा रिवर का केस हुआ था, तो उसमें जो एरिया में, कानपुर साइड के जो एरिया में गंगा रिवर सबसे पॉल्यूटेड माना जाता था, तो वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनको तो हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना दिया है, वो गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि तुम लोग खाली बोलते हो, करते कुछ नहीं हो। तुम लोग ने जितना पैसा डाला, और उनके रिकॉर्ड के हिसाब से कुछ 1200 करोड़ डाले थे फॉर गंगा क्लीनिंग पर्पस, वो थे 1200 करोड़ तो वेस्ट हो गए, तुम लोग ने वो पानी में ही डाल दिया, ऐसा ही लग रहा है हम लोग को। ये स्टेटमेंट हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो वो लोग देखो स्टेट गवर्नमेंट की बैंड बजा सकते हैं, लेकिन अगर आज जुडिशियल सिस्टम इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता तो क्या होता, कोर्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को सुना सकता था? नहीं। उनकी बैंड बजा सकता था? नहीं, क्योंकि कंट्रोल है ना, तो वो कंट्रोल यहाँ पे अलाउड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्ट्रिक्टली चीज को ना बोलता है कि कोई भी कोर्ट सिस्टम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर रहेगा, उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो इंडिपेंडेंटली ही एक्ट करेंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स द डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट और द स्टेट इंटर से। अगर कोई झगड़ा हुआ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, तो झगड़ा कौन सॉल्व करके देगा? सुप्रीम कोर्ट। या दो से ज्यादा स्टेट के बीच में भी अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा, और ज्यादा से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इंटरफेयर करके वो डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकता है, बराबर। मतलब गवर्नमेंट के झगड़े भी होते हैं ना, तो भी कोर्ट आता है, बराबर। तो ये प्रॉपरली इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल लीडर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कोई कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम। सबसे ऊपर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट से ऊपर भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के भी ऊपर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बराबर। एंड इफ इट इज टू बी अमेंडेड, it is possible by following the procedure explained in the article 368 of the constitution of India, कि अगर कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी को, जो रूलिंग पार्टी है, उनको कोई कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को चेंज करने हैं, कोई नए आर्टिकल्स जब ऐड करने हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? आर्टिकल 368 के अंदर जो प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया गया है, वो प्रोसीजर को फॉलो करके आप अमेंडमेंट ला सकते हो, बराबर। बट जो 368 के अंदर स्ट्रिक्टली प्रोविजन बना है, जो प्रोसीजर एक्सप्लेन की है, उसी तरीके से होना चाहिए और कोई दूसरा तरीका चलेगा नहीं, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, तो वो क्या क्या है? तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा मोड्स ऑफ फॉर्मेशन, सेकंड आता है पोजीशन ऑफ द स्टेट, थर्ड आता है सिटीजनशिप, और फोर्थ आता है रेसिड्यूरी पावर, बराबर। तो ये चार पॉइंट में डिवाइड किया जाता है फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। पहला क्या है? मोड्स ऑफ फॉर्मेशन, सेकंड वन इज द पोजीशन ऑफ द स्टेट, थर्ड वन इज द सिटीजनशिप, एंड द फोर्थ वन इज द रेसिड्यूरी पावर। अभी हम लोग इन डिटेल एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट था दैट इज मोड्स ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। सो मोड्स ऑफ फॉर्मेशन में क्या लिखा है? A federal union, as in the American system, is formed by an agreement between the number of sovereign and independent states, surrendering a defined part of their sovereignty or autonomy to a new central organization. But there is an alternative mode of federation, as in the Canadian system, where a province of the unitary state may be transformed into a federal union to make themselves autonomous. देखो इंडिया में सिस्टम बहुत अलग चलता है, अमेरिका में सिस्टम बहुत अलग चलता है, ठीक है। अमेरिका में कैसा होता है? हर एक स्टेट एक इंडिपेंडेंट है, उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है।
लेकिन इंडिया में अगर चीजें देखोगे तो इंडिया में इस तरीके से चीजें नहीं होती है। इंडिया में हर एक स्टेट भले इंडिपेंडेंट है, बट अल्टीमेटली वो कंट्री के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूलिंग में आ जाता है, बराबर। बट जबकि आप सिस्टम देखोगे अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, तो वो सब जगह पे सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है। देन पोजीशन ऑफ द स्टेट, सो इन अ फेडरल सिस्टम a number of safeguards are provided for the protection of the state right as they are independent before the formation of the federation। देखो फेडरेशन में हम लोग ने क्या देखा था कि दो गवर्नमेंट सिस्टम हो गई, बराबर। पर अभी प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब एक स्टेट को आप इंडिपेंडेंटली बनाते हो, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हो कि ये स्टेट इंडिपेंडेंटली चलेगा, तो ऑब्वियसली उनको इंडिपेंडेंट स्टेटस के साथ साथ कुछ ना कुछ राइट्स, प्रिविलेज, पावर्स दिए जाते हैं कि आप अपने पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये सब चीजों के लिए जो भी करना चाहते हो, लॉ बनाना चाहते हो, रूल्स लाना चाहते हो, वो डेफिनेटली ला सकते हो। In India, as the states were not previously sovereign entities, the rights were exercised mainly by the union, for example, residuary powers। मतलब पहले ऐसा नहीं होता था। ओरिजिनली जब बिफोर इंडिपेंडेंस अगर आप बोल दो तो कैसा होता था कि एक जो भी फॉर्मेशन होती थी गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वही सब चीजें डिसीजन लेते थे। चलो वो टाइम पे तो ब्रिटिशर्स रूल थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब नहीं था तो वैसा कोई स्टेट की पोजीशंस नहीं होती थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आने के बाद क्या कर दिया, स्टेट को भी कुछ पावर्स दे दिए गए और स्टेट अपने हिसाब से जो भी डिसीजंस लेना चाहे अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर वो डेफिनेटली ले सकते हैं और उनको भी इंडिपेंडेंट स्टेटस मिल जाता है। इंडिपेंडेंट स्टेटस है, लेकिन यहाँ पे ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी भी है उनके ऊपर, जो उनकी हर एक एक्टिविटी को वॉच रखेगा। हर एक एक्टिविटी के ऊपर अगर वो लोग कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करते हैं तो उनको कंट्रोल करेगा। वो सब चीजें तो बाय डिफॉल्ट होती है, ठीक है। देन देखते हैं हम लोग सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप में देखो कैसा होता है कि आप अगर मैक्सिको में रहते हो, जो ठीक है, मतलब मैक्सिको जो करंट पर्टिकुलर प्लेस है वहां पे रहते हो तो आप मैक्सिकन हो। आप कनाडा में शिफ्ट होते हो तो आप कैनेडियन हो। मतलब आप वहां पे स्टेट चेंज कर रहे हो तो आपकी सिटीजनशिप चेंज होती है। लेकिन अगर मैं महाराष्ट्र में रहता हूं तो भी मैं इंडियन हूं, मैं राजस्थान शिफ्ट हो गया तो भी मैं इंडियन हूं, मैं अगर यूपी बिहार शिफ्ट होता हूं तो भी मैं इंडियन ही हूं। मतलब मैं कहीं पे भी इंडिया में स्टेट चेंज करूं ना तो उससे मेरी सिटीजनशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन काफी सारी कंट्रीज ऐसी है जो इंडिपेंडेंटली एक स्टेट भले है, लेकिन वहां पे आप स्टेट चेंज करोगे तो आपकी सिटीजनशिप भी चेंज होती है, लेकिन इंडिया में वैसा नहीं है, ठीक है। जैसे देखो ये है सिटीजनशिप में, जैसे यूएस है, मैक्सिको है, कनाडा है। तो यूएस में अगर आप रहते हो, मैक्सिको में रहते हो, कनाडा में रहते हो तो अकॉर्डिंगली आपकी सिटीजनशिप चेंज होती रहती है। लेकिन अगर आप इंडिया में रहोगे तो कोई भी स्टेट में रहो, इससे आपकी सिटीजनशिप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है रेसिड्यूरी पावर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर? सो देखते हैं। रेसिड्यूरी पावर इज वेस्टेड इन द यूनियन, मतलब सुप्रीम पावर। रेसिड्यूरी पावर का मतलब हाईएस्ट पावर, सुप्रीम पावर बोल सकते हो तुम लोग। तो वो किसके पास रहेगा? वो डेफिनेटली यूनियन के पास रहेगा। यूनियन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर। सो इन अदर वर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is neither purely federal nor purely unitary. It is a combination of both and is based upon the principle that in spite of a federalism, the nation interest ought to be paramount as against the autocracy step with the establishment of the supremacy of law। कि भले इंडिया में हम लोग ये मानते हैं कि यूनिटरी है विद सर्टन फेडरल या फेडरल विद सर्टन यूनिटरी, कुछ भी बोल दो तुम लोग, बराबर। लेकिन इसमें ये एक चीज डेफिनेटली हो गई फिक्स कि स्टेट भी एक पावर होल्ड करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक पावर होल्ड करेगा, बट दोनों के हाथ में पावर है। लेकिन जब बात आती है कि ओवर पावर कौन करेगा, किसके हाथ में मैं सुप्रीम पावर दूं, कौन किसको ओवर पावर करेगा? सेंट्रल स्टेट को ओवर पावर करेगा कि स्टेट सेंट्रल को ओवर पावर करेगा? तो ये रेसिड्यूरी पावर क्या डिफाइन करता है कि रेसिड्यूरी पावर ये बोलता है कि ऐसे सिचुएशन के अंदर सुप्रीम अथॉरिटी, हाईएस्ट अथॉरिटी, ओवर पावर करने का राइट किसके हाथ में रहेगा? इट इज ऑलवेज पजेस्ड विद सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर। तो कुछ भी हो जाए, अगर स्टेट और सेंट्रल के बीच में डिस्प्यूट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेटमेंट बोलेगा दैट इज फुल एंड फाइनल, और फिर स्टेट उस चीज के ऊपर आर्ग्यू नहीं कर सकता है, क्योंकि सेंट्रल के हाथ में कौन सा पावर है? रेसिड्यूरी पावर है, बराबर, सुप्रीम पावर है। चलो आगे देखते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड। अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड क्यों यहाँ पे दिया गया है? उसका वन ऑफ द रीजन ये है कि हम लोग ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया है
वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना एक्चुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए एंड यूके। हम लोग ने क्या किया है, यूके और यूएस के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया है, उसको कंबाइन किया है और फिर उसके हिसाब से हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया है। तो जो बाबा साहेब आम्बेडकर थे उन्होंने क्या किया था, अब जब आप कंबाइन कंबाइन करके ऐसा बना दोगे तो ऑब्वियसली यूके की सिचुएशन अलग है, यूएस की सिचुएशन बहुत अलग है। इसके लिए बाबा साहेब आम्बेडकर ने वो चीज बोली थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ढंग का नहीं बना है। क्यों ढंग का नहीं बनाया, क्योंकि आप दूसरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को उठा उठा के डाल रहे हो, कंबाइन कर रहे हो, अब बोल रहे हो कि ये इंडिया में अप्लाई होगा, लेकिन आपने यूके की सिचुएशन देखी है क्या, आपने यूएस की सिचुएशन देखी है क्या, और वो दोनों कंट्री की सिचुएशन इंडिया में है क्या, वो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चेंज किया था और कितने सारे चेंजेस उन्होंने बताए थे कि जो उन्होंने करवाए और उनकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत बेस्ट तरीके से इंप्लीमेंट हुआ। इसके लिए बोलते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अगर कोई बनाने वाला पर्सन है तो वो बाबा साहेब आम्बेडकर थे, जो फैक्ट है। बट उन्होंने मतलब क्या किया था कि जो भी मिस्टेक्स, एरर्स, प्रॉब्लम्स थे या जो चीजें यूके में भी नहीं है और यूएस में भी नहीं है लेकिन इंडिया में वो है, हो सकता है ना ऐसा, क्योंकि वो कंट्री के सिचुएशन बहुत अलग है, यूके की, यूएस की सिचुएशन बहुत अलग है, इंडिया की सिचुएशन बहुत अलग है। तो हो सकता है जो इंडिया की चीजें है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे है, जो इंडिया में सिनारियोज है, तो उन्होंने वो चीजें ऐड करवाई। ऐसी भी सिचुएशन थी जो यूके यूएस में चलता है लेकिन इंडिया में नहीं है, तो वो चीजें हटवाई। ठीक है, ऐसी सिचुएशन थी जो यहाँ पे यूके में भी थी, यूएस में भी है और इंडिया में भी है, लेकिन फिर उसमें इंडियन सर्कमस्टांसिस के हिसाब से उसको फ्रेम करना पड़ा। तो ये सब कुछ बाबा साहेब आम्बेडकर ने किया था। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड इज अनरिटन। ये कहीं पे भी लिखा नहीं गया है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जबकि आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो यूके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये पूरा रिटर्न है, तो उसकी इतनी पूरी बुक आती है, पूरे रिटर्न फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ओरिजिनली बुक है जो लिखा हुआ है। ठीक है, नो कोड ऑफ फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट लाइक इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया। जैसे यूनाइटेड स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहां के सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने को कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है, लेकिन यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनके सिटीजन्स को कोई फंडामेंटल राइट नहीं देता है। तो भी क्वेश्चन ये जनरेट होता है, तो क्या उनके सिटीजन को कभी कोई फंडामेंटल राइट मिलता ही नहीं है? ऐसा नहीं है, मिलता है। तो कैसे? That doesn't mean, however, that in England there is no recognition of these basic rights of the individual. The object, in fact, is secured here in a different way. उनका कॉन्स्टिट्यूशन भले अनरिटन है, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भले कोई प्रोविजंस नहीं बनाए फंडामेंटल राइट के नाम पे जो यूके के सिटीजन को दिया जाए। इसका ये मतलब नहीं यूके के सिटीजन के पास कोई राइट्स नहीं है। वहां पे कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट राइट्स दे दिए गए हैं। ठीक है, जैसे उनका कोई समझो क्रिमिनल लॉ होगा तो उनमें उनके कोई बेनिफिट दे दिया, राइट दे दिया, फिर कोई दूसरा एक्ट होगा प्रॉपर्टी का, उसमें कोई राइट दे दिया। तो ऐसे कर करके जो भी राइट्स है वो वहां के सिटीजन्स को ग्रांट किया गया है, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट के थ्रू दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ही नहीं तो उनके थ्रू नहीं दिया गया है, बराबर। The protection of the individual freedom in England rests not on the constitutional guarantee but on a public opinion, good sense of the people, strong common law, tradition favoring individual liberty and a parliamentary form of government. वहां पे कैसा है, जब आपको राइट्स दिए जाते हैं ना तो बहुत सारी चीजें देखी जाती है बिफोर ग्रांटिंग एनी राइट्स। क्या देखा जाता है? पब्लिक ओपिनियन क्या है, ये फेवर कर रहा है कि अगेंस्ट कर रहा है। ठीक है, गुड सेंस ऑफ पीपल, ठीक है, मतलब बोलते ना कि इसका लोग पॉजिटिव तरीके से फायदा उठाएंगे कि इसका एक नेगेटिव तरीके से यूज किया जाएगा। स्ट्रॉन्ग कॉमन लॉ, ठीक है, लॉ इसके ऊपर क्या बोलता है। देन ट्रेडिशन फेवरिंग इंडिविजुअल लिबर्टी, कि अगर ये लेके आए राइट्स दिया तो इसमें जो ट्रेडिशन कंसेप्ट है, ट्रेडिशनल कंसेप्ट है जिसके थ्रू कोई राइट दिया गया है जो सालों से चल रहा है, उससे कोई अफेक्ट होगा, उस पर कोई अफेक्ट होगा तो वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ठीक है, ये सारी चीजों को एनालाइज करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड जो कि अनरिटन है, जो कोई राइट्स नहीं देता है, बट वो फिर राइट्स कहां से देंगे आपको? डिफरेंट डिफरेंट एक्ट, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स के हिसाब से आपको राइट मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड डायरेक्टली कोई फंडामेंटल राइट वहां के सिटीजन्स को प्रोवाइड नहीं करता है।
ठीक है।